Hi everyone, I hope you all are doing well. So, firstly, very welcome to our second class of SSC General Science Series. So, देखो आज हमारी सेकंड क्लास है तो आज हमने हमारे फर्स्ट टॉपिक को डिस्कशन में लेना है दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल. फर्स्ट लेक्चर जो हमारा था वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आपको सिलेबस से रूबरू कराया था. हमारा सिलेबस क्या है हमारे एसएससी बायोलॉजी का. इसके साथ साथ मैंने हमारे बायोलॉजी के अंदर जितनी भी डिस्कवरीज हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी ईयर वाइज नोबल प्राइज पूछे जाते हैं उन पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया था. होप वो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड लेक्चर ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम लोग हमारे फर्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन पे बात करेंगे. अब जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ भैया, न्यूट्रिशन आपका दो तरीके से दिया. आपसे प्लांट न्यूट्रिशन भी पूछा है, एनिमल न्यूट्रिशन भी पूछा है. तो सिंपल सी बात है, आपको पढ़ना क्या है, न्यूट्रिशन पढ़ना है. इसी न्यूट्रिशन के अंदर फिर हम प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन होता है बाय फोटोसिंथेसिस और एनिमल में कैसे न्यूट्रिशन होता है जिसमें हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझेंगे. इसके साथ साथ एडिशनली हम लोग यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ेंगे. क्यों? इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला था ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस से लिए गए हैं जिसमें हमको 4 लाइफ प्रोसेसेस पढ़नी है जिसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन है. और ये सब के सब आपके लाइफ प्रोसेसेस के अंदर ही इंक्लूड होती हैं. और जब आप ये चैप्टर पढ़ते हैं ऑब्वियस सी बात है आपकी जो भी जनरल साइंस का पेपर बनेगा वो एनसीईआरटी से ही ओरिएंटेड होगा. और वहाँ पे आपको एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन भी एक्सप्लेन किया है तो इस पार्ट को भी हम स्किप नहीं करेंगे. क्लियर है? तो आज से हमने स्टार्ट करने वाला है हमारा न्यूट्रिशन का यूनिट जिसमें हमारे 2 लेक्चर्स बनेंगे. मैं आपको पहले ही बता देती हूँ 2 लेक्चर में. फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग प्लांट एंड एनिमल न्यूट्रिशन का बेसिक समझेंगे कि प्लांट और एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है. और जो सेकेंड लेक्चर है इस पर हम पर्टिकुलरली हमारे बड़े फिनोमेना जैसे फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे. और सेकेंड लेक्चर पे हम लोग समझेंगे कि कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है. ये दोनों को मैं आपको सेपरेटली लेक्चर सेकेंड में पढ़ाऊंगी क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ के चांसेस हैं. और जो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर फर्स्ट जिस पे हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे और एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे प्लांट में और एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है, उसको हम लोग आज के लेक्चर पे कवर करने वाले हैं. क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को. मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट इज न्यूट्रिशन. सो देखो अब न्यूट्रिशन क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो ना, इस पे आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टेटमेंट वाले होते हैं तो आपको सारी चीज़ों को क्लियर करके रखना. मैं आपको डायरेक्टली बता दूँ भैया, न्यूट्रिशन मतलब होता है कि आपने जो फूड इनटेक किया है उससे आप जितनी भी न्यूट्रिएंट है उसे यूटिलाइज करना, उसे एसिमिलेट करना, दैट इज न्यूट्रिशन. लेकिन अगर आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गए तो आप गलत कर लेंगे इसमें. तो मैं आपको पूरी चीजें बता रही हूँ कि कहाँ पे हम सारी 5 प्रोसेसेस 5 स्टेप्स यूज करते हैं और कहाँ पे नहीं. ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? देखो न्यूट्रिशन होता क्या है, मैं आपको सिंपली ये बोलती हूँ कि भैया आप मुझे बताओ, आप खाना खाते हैं, आपको सबको पता है आप खाना खाते हैं. एंड रीजन क्या है, खाना क्यों खाते हैं? हम टेस्ट के लिए खाते हैं? डेफिनेटली नॉट. हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि इस खाने के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है. अब न्यूट्रिएंट क्या होता है भैया? न्यूट्रिएंट मतलब आपके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, आपके जो विटामिन होते हैं, जो फैट्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो आपके प्रोटीन होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट. अब आप मुझे बताओ, क्या आप खाने में डायरेक्टली प्रोटीन खाते हैं? क्या आप डायरेक्टली मिनरल खाते हैं, विटामिन खाते हैं, फैट खाते हैं? ऐसा तो नहीं होता. अब आप बोलेंगे कैप्सूल तो खाते हैं. भैया कैप्सूल अलग चीज़ है. जो हम नॉर्मली खाना खाते हैं, खाने के अंदर तो हम लोग दाल रोटी सब्जी चावल सब ये चीज़ें खाते हैं ना. ये हमारा क्या है, ये डायरेक्टली मैं बोल नहीं सकती कि रोटी के अंदर मुझे डायरेक्टली ये मिल रहा है. हम डायरेक्टली कोई न्यूट्रिएंट नहीं खाते, हम इसका एक फॉर्म खाते हैं. मतलब हमने एक खाना लिया, जैसे मैं बोलूँ मैंने यहाँ पे एक दाल ली है तो दाल के अंदर बहुत सारी चीज़ें भी होंगी लेकिन उसमें हमारा प्रोटीन का कंटेंट भी होगा. हम डायरेक्टली प्रोटीन को एज अ कंपाउंड इनटेक नहीं करते. हम लोग एक कम फूड लेते हैं जिसके अंदर बहुत सारे दूसरे न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट होते हैं. ये चीज़ क्लियर है? तो होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी आती है तब हमसे कैप्सूल लेने के लिए बोला जाता है, तब हम डायरेक्टली प्रोटीन का इंटेक करते हैं. अदरवाइज हम लोग नॉर्मली क्या लेते हैं, खाना लेते हैं. खाने के अंदर सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं. हम लोग आइसोलेटली या फिर एक सिंपल कंपाउंड के फॉर्म में कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं लेते. हम एक खाना लेते हैं, उसी के अंदर सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं. ओके. अब अगर मैं आपसे बोलूँ हम खाना क्यों खाते हैं, तो आंसर इसके भैया खाना इसीलिए खाते हैं ताकि हमें उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो हमारी बॉडी में पहुंच सके. अब मैं आपसे पूछूं भैया बॉडी में ये न्यूट्रिएंट क्यों पहुंचाने हैं, तो इसका रीज़न है कि भैया यही जो न्यूट्रिएंट है ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं. क्यों? क्योंकि अगर मुझे एनर्जी चाहिए बॉडी में तो मुझे क्या चाहिए, ये न्यूट्रिएंट चाहिए जिसमें हमारे पास कौन है, पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट है जो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करता है. कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फैट भी हमें एनर्जी देने के लिए यूज़ होता है. ओके.
और क्यों सिर्फ एनर्जी के लिए हम न्यूट्रिएंट चाहिए? नहीं भैया, हमको अगर अपनी ग्रोथ करनी है, अपना डेवलपमेंट करना है, तो इसके लिए भी तो हमको न्यूट्रिएंट चाहिए। जैसे हमारा प्रोटीन, जैसे हम बोलते हैं जब हम लोग मसल गेन कर रहे होते हैं, जब कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है, जब किसी की मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करता है। क्यों? क्योंकि मसल्स ग्रोथ के लिए, नॉर्मली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमारी बॉडी में प्रोटीन होना ज़रूरी है। सेम वे पे अगर मैं आपसे बोलूँ भैया स्टोरेज के लिए भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। स्टोरेज के लिए का क्या मतलब है? भैया एक चीज़ बताओ, जब आप फास्टिंग में होते हो उस टाइम पे आप, चलो मैं बोलूँ आप 4 दिन की फास्टिंग में रह गए हो किसी भी वजह से, क्या आप उस फास्टिंग के पीरियड में बिना खाए कुछ आपको प्रॉब्लम होती है? नहीं होती ना। क्यों? प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट है, जो कि है हमारा फैट, ये हमें क्या देता है? रेगुलर एनर्जी देते रहता है। तो फैट हमें एनर्जी भी देता है, लेकिन फैट ही हमारी बॉडी पे स्टोर हो जाता है, ताकि ये एडिपोज टिश्यूज होता है ना, ये मोटापा जो दिखता है ये फैटी तो है, तो ये क्या होता है जब हम लोग फास्टिंग में होते हैं तो ये हमें एनर्जी देता है। तो एक्चुअल में क्या है, हम जो फूड लेते हैं इसका मोटिव ये है कि इस फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी में पहुंच जाए, और यही जो न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी में पहुंचने के बाद क्या करते हैं, हमको एनर्जी देते हैं, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आता है, स्टोरेज में काम आता है, रिपेयर में काम आ जाता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई सेल, कोई टिश्यूज में कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पे रिपेयर का काम भी हमारा कौन करता है? यही न्यूट्रिएंट तो करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि अब ओवरऑल डिस्कशन ये है कि भैया हम जो खाना खाते हैं उस खाने से हमें न्यूट्रिएंट मिलता है, और ये न्यूट्रिएंट हमें अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी में रोल प्ले करता है, हमें एनर्जी देता है, ग्रोथ देता है, डेवलपमेंट करता है, रिपेयर करता है। इसी प्रोसेस को तो हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। आपने क्या किया? फूड को इनटेक किया, और इस फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसे आपने लिया और उसे यूज़ किया। यूज़ किया मतलब उससे आपने एनर्जी बनाने के लिए यूज़ कर लिया, उसे अपने ग्रोथ के लिए यूज़ कर लिया, स्टोरेज के लिए यूज़ कर लिया, रिपेयर के लिए यूज़ कर दिया। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब मेरी बात एक और चीज़ सुनना, एक्चुअल में क्या होता है, अभी जब आप आगे देखेंगे, आई नो आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, आप जब आगे देखेंगे तो हमें पता चलता है कि न्यूट्रिशन के हमारे 5 स्टेप्स होते हैं। ये है हमारे न्यूट्रिशन के 5 स्टेप, जिसमें पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, फिर है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। ये आपको सबसे पहले तो आपसे डायरेक्टली इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। आपसे इसका सीक्वेंस पूछ लेंगे, आपको याद रखना है सबसे पहले होता है इंजेशन। अब मैं आपको पहले समझाती हूँ, मैं ये चीज़ क्यों बता रही हूँ पहले ही आपको। देखो, हम जब न्यूट्रिशन लेते हैं तो न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है इसका मतलब ही ये है कि आपने जो फूड लिया है, इस फूड में जितने भी आपके न्यूट्रिएंट थे, इसका यूटिलाइजेशन करना, इसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर लेना। जैसे फूड के अंदर अगर आपका कार्बोहाइड्रेट था तो आपने इसको एनर्जी बनाने के लिए यूटिलाइज कर लिया। आपके फूड के अंदर अगर न्यूट्रिएंट के नाम पर फैट था तो आपने इसे स्टोरेज के लिए यूज़ कर लिया, ताकि ज़रूरत पड़े तो हम इससे एनर्जी बना सकें। आपके अगर बॉडी के मतलब फूड के अंदर प्रोटीन था तो इसको आपने यूज़ किसके लिए कर लिया है? ग्रोथ के लिए आपने इसे यूज़ कर लिया है। और अगर इसके अंदर कोई विटामिन या फिर मिनरल था तो आपने इसको किस चीज़ के लिए यूज़ कर लिया? आपने इसे रिपेयर के लिए, रेगुलेशन के लिए यूज़ कर लिया है। तो इतनी ही प्रोसेस है हमारी न्यूट्रिशन। मेरी बात समझ में आ रही? मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना। न्यूट्रिशन मतलब सिर्फ इतना है कि भैया जो आपने फूड को इनटेक किया है, इससे आप अपना न्यूट्रिएंट निकालो, क्योंकि फूड के अंदर ही आपके सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। आप अकेले अकेले कोई न्यूट्रिएंट, आप प्रोटीन का कंपाउंड नहीं खा रहे, फैट का कंपाउंड नहीं खा रहे, आप इनको एक फॉर्म में ले रहे हैं जिसे हम बोलते हैं फूड। जब इस फूड से आप न्यूट्रिएंट निकालोगे, फिर उस न्यूट्रिएंट का आप यूटिलाइजेशन करोगे, अलग अलग तरीके से उसे बॉडी में यूज़ करोगे। इस सिंगल प्रोसेस को ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। आपसे ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं। दूसरी चीज, अब आप बोलोगे अगर ये न्यूट्रिशन है तो ये स्टेप्स यहाँ पे क्यों दिए हैं? होलोजोइक मोड, आपने सभी ने सुना होगा कि जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, अभी सब बताऊंगी, इसमें हमारे 5 स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मतलब न्यूट्रिशन कराने के लिए हमको 5 स्टेप में जाना होगा, लेकिन यहाँ तो हम 3 ही स्टेप में गए कि भैया आपने फूड लिया, उससे न्यूट्रिएंट निकाला और उसको यूटिलाइज किया, बस इतना ही बोला। लेकिन यहाँ बोल रहे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ईजेशन, ये पूरा न्यूट्रिशन है। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ आपको अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सिर्फ आपका एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसे हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ आपको 5 स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोसेस के अंदर ये चीज़ तो होती है, इसी के साथ साथ हमें 5 स्टेप्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मोस्ट मतलब हमारा जो न्यूट्रिशन होता है उसका मतलब इतना ही होता है, फूड लिया, उससे न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज किया, दैट्स इट। लेकिन सिर्फ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, इनमें देखने को मिलता है। लेकिन 2 एक्सेप्शंस है, वो है अमीबा एंड पैरामीशियम। ये यूनिसेल्युलर है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर
सेलुलर मतलब ये इतने सिंपल है कि इनकी पूरी बॉडी एक सेल से बनी है। अब आप बोलो हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल हैं और ये एक सिंगल सेल से बना है, स्टिल ये एक कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये क्यों करता है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि भैया एक सिंगल सेल का होने के बावजूद इतना सिंपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करना चाहिए था, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों शो कर रहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान में रखो, सिर्फ आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है जहां पे आपको ये सारे स्टेप्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कोई भी न्यूट्रिशन में ये स्टेप्स नहीं मिलते, वहां सिर्फ आपको फूड मिलता है, फूड को आप से न्यूट्रिएंट निकालते हो, न्यूट्रिएंट को फिर आप यूटिलाइज करते हो, दैट्स इट। ओके, अब ये होता क्या है मैं आपको एक और चीज समझा देती हूँ। देखो होता क्या है, सबसे पहले आप मुझे समझाओ, बताओ कि भैया इंजेक्शन मतलब क्या होता है। भैया इंजेक्शन मतलब, मेरी बात सुना, इंजेक्शन मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। मतलब मैंने जो आपसे बोला कि भैया आप फूड को इनटेक करो, इसी को तो इंजेक्शन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं इंजेक्शन। तो याद रखना, इंजेक्शन, इन मतलब होता है इनटेक, ऐसे याद रखना। इंजेक्शन और इंजेक्शन से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना आई एन मतलब होता है इन मतलब होता है अंदर लेना। तो जब आप फूड को अंदर लेते हो, उसका इनटेक करते हो, उस प्रोसेस को आप बोलते हो इंजेक्शन। अब आप इसे इमेजिन करो, क्योंकि ये ह्यूमंस में हो रहा है तो आप ही तो ये चीज परफॉर्म कर रहे हो, तो कैसे कर रहे हो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, आई एन यानी कि इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब आपने फूड को इनटेक किया, अपनी बॉडी पे लिया। अगला क्या होगा, बॉडी पे जब आपका खाना चला जाता है, अब क्या होता है आप खुद ही सोचो, खाना क्या जाता है भैया, खाना जब आप मुंह में डालोगे तो वो आपके ऑसोफेगस में जाएगा यानी कि फूड पाइप में जाएगा, और फिर आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में घूमेगा और फूड को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। डाइजेशन मतलब जो आपने कॉम्प्लेक्स फूड लिया है, कॉम्प्लेक्स फूड मतलब जो आपने ये जो लिया है ना, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फूड। आपने जो कॉम्प्लेक्स फूड लिया है, इससे आप क्या बनाते हो, सिंपल फूड बनाते हो। सिंपल फूड मतलब आपके जो ये न्यूट्रिएंट हैं उनको बनाते हो। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डाइजेशन। तो यही तो हुआ, फूड को इनटेक करना मतलब इंजेक्शन, यहाँ पे इंजेक्शन हुआ, और फिर इस फूड से, जैसे मैं इसे यहाँ पे दिखा देती हूँ, चलो आई नो थोड़ा सा मैं लेंथी बता दी हूँ, बट आई नो दैट अगर आप ऐसे चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले आपने फूड को लिया, तो इसे हम बोल देते हैं कि आपने क्या किया, इंजेक्शन किया। अब इस फूड से आपने न्यूट्रिएंट बनाया, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डाइजेशन। आपने इससे क्या बनाया, न्यूट्रिशन बनाया, तो इसे हम बोले न्यूट्रिएंट बनाया, तो इसे हम बोलेंगे डाइजेशन। ओके, अब देखो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, आपने क्या किया, मुंह से आपने खाना लिया, इसे हमने बोला इनटेक करना यानी कि इंजेक्शन। अब ये खाना आपके ऑसोफेगस से गया 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 गया, सबसे पहले स्टमक में गया, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे घूमते 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 आपका पूरा खाना डाइजेस्ट हो गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को आपने सिंपल फूड में कन्वर्ट करते, यानी कि डाइजेशन हो गया। अब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे सिंपल फूड प्रेजेंट होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। अब क्या करोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहने देंगे क्या वहीं पर को, नहीं। अब क्या होगा, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारे फूड चले जाएंगे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन इस फूड को कहाँ भेजेगी, हमारे ब्लड में भेजेगी। क्यों भेजेगी भैया ब्लड में, ब्लड में इसीलिए भेजेगी क्योंकि ब्लड हमारा एक ऐसा टिश्यू है जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, मैंने कल भी बताया था, जो हमारी पूरी बॉडी में घूमता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। हमारी बॉडी में एक ऐसी चीज तो है जो, अब एक चीज बताओ, आपके घर पे आपके फ्रेंड में कोई ऐसा फ्रेंड है जो हर किसी से मिलता जुलता रहता है, तो अगर आपको कोई मैसेज भेजना है, कोई सामान भेजना है, तो हम बोलेंगे भैया तू जाते रहता है, तू ले जा, ये चीज तो होता है। वैसे हमारी बॉडी में ब्लड है जो पूरी बॉडी में घूमता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जितना भी न्यूट्रिएंट होता है, जितना भी माल मसाला है, वो सब हम कहाँ भेज देते हैं, ब्लड में, ताकि ब्लड कभी भी हम पूरी बॉडी में जब घूम रहा है तो वो सारे न्यूट्रिएंट को अपने साथ लेते हुए चले। इसी को तो सर्कुलेशन भी बोलते हैं। तो ये बोल रहा है अगली जो प्रोसेस है उसको, पहले तो हमारी आई एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब हमारे फूड जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी न्यूट्रिएंट था उसका एब्जॉर्प्शन अब डायरेक्टली कहाँ होगा, ब्लड। सारा ब्लड जो है वो सारे न्यूट्रिएंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, अब ब्लड में अगर वो सारे न्यूट्रिएंट चला गया, ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चला गया, जैसे डिफरेंट बॉडी के पार्ट में चला गया, ब्रेन में चला गया, आप बोल सकते हो आपके पाँव में चला गया, थाइज में चला गया, आपके आप और क्या आप आपके हैंड में चला गया, आपके कोई टिश्यूज में चला गया, तो ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चला गया। वहां जाके क्या करेगा भैया, वहां जाके उसे एसिमिलेट करेगा। एसिमिलेट मतलब यूटिलाइजेशन, ये टर्म ऊपर भी लिखा होगा, एसिमिलेशन इज सिमिलर टू द यूटिलाइजेशन, जो मैंने आपसे कहा यहाँ पे क्या होगा, अब उसका यूटिलाइजेशन। अब आपने दे दिया भैया, आपने कोई टिश्यू को ये पूरे न्यूट्रिएंट ब्लड के थ्रू पहुंचा दे, अब टिश्यू क्या करेगा, उसे रखे रहेगा न्यूट्रिएंट को, नहीं। अगर उसको जरूरत है जिस न्यूट्रिएंट को, उसको वो यूटिलाइज कर लेगा, उसका उपयोग कर लेगा, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में जहां उसको यूज करना है वहां उसे यूज कर लेगा। इसी को तो बोलते हैं एसिमिलेशन। अब लास्ट क्या बचा है, ईजेशन। ईजेशन मतलब भैया अब हमने जो
जो भी फूड लिया हुआ था उसके बाद कुछ वेस्ट भी तो बचेगा, सारा का सारा फूड तो यूटिलाइज नहीं हो जाता, कुछ वेस्ट भी बन जाता है। अब उस वेस्ट को बॉडी से निकालना भी तो हुआ, उसे हम बोलते हैं ईजेशन। क्लियर हुआ? अब देखो एक्सक्रीशन इज डिफरेंट देन द ईजेशन। ओके, एक्सक्रीशन अलग होता है और ईजेशन अलग होता है। एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीशन जो हम किडनी के थ्रू करते हैं, यूरिन वगैरह को बाहर जो हम पास करते हैं, और ईजेशन मतलब जो हमारा खाना वेस्ट हो जाता है, वेस्ट इन द सेंस बॉडी में जो बच जाता है जो हमारे यूजफुल नहीं होता, उसे जो हम बाहर निकालते हैं एनएस के थ्रू, उसी को हम लोग बोलते हैं ईजेशन। अब मुझे बताओ ये चीज क्लियर है? तो होता क्या है, न्यूट्रिशन आपका सेम ही बात है। न्यूट्रिशन मतलब आपने जो खाना लिया है उससे न्यूट्रिएंट निकालो और उस न्यूट्रिएंट को फिर आप यूटिलाइज करो। नॉर्मली न्यूट्रिशन इतना होता है, लेकिन होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है जिसमें हम लोग होल, अब देखो ये भी बता देती हूँ होलोजोइक में ऐसा क्यों होता है ये भी बता देते। देखो होलो मतलब होता है कंप्लीट, अभी मैं आपको आगे भी टर्म दिखाऊंगी। देखो यहाँ लिखा है होलोजोइक न्यूट्रिशन, यहाँ पे लिखा है होलो मतलब क्या होता है, होलो मतलब होता है कंप्लीट, होल, पूरा, पूर्ण। ओके, मतलब कंप्लीट। और जोइक मतलब होता है एनिमल, यानी कि ये एक ऐसे एनिमल्स होते हैं ना जो ऐसे फूड को खाते हैं जो कंप्लीट होता है। यानी कि देखो द ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट होल फूड, मतलब ये पूरा का पूरा खाना इंटेक कर लेते हैं। जैसे हम लोग पूरा खाना इंटेक करते हैं, हम कोई वेजिटेबल इंटेक कर रहे हैं, हम पूरी वेजिटेबल इंटेक कर रहे हैं, हम उसमें कोई पर्टिकुलर कंपाउंड को कि भैया ये कार्बोहाइड्रेट खा लिया, ये प्रोटीन खा लिया, फैट खा लिया, ऐसा नहीं करते। हम पूरा फूड को इंटेक करते हैं और पूरे फूड को तो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। मैं बोलूँ मैं खाने को ही यूटिलाइज कर दिया, नहीं। खाने से हमने जितने भी इसके अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसको पहले तोड़ना होगा, फिर उस न्यूट्रिएंट को हमने यूटिलाइज करना होगा। तो ये चीज़ करनी होती है, इस वजह से यहाँ पे 5 स्टेप आते हैं कि भैया जो आपने पहले खाना लिया है उसे आप डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये चीज़ समझ में आ रही? देखो मैं इसे दिखाती हूँ, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। देखो मैं अगर आपसे बोलूँ आपने कुछ खाना लिया है, ठीक है, आपने इंजेस्ट कर लिया एक खाना। अब वो खाना अगर सिंपल फॉर्म में होता जिसे आपकी डायरेक्टली बॉडी यूटिलाइज कर लेती तो आप बोलते भैया खाने से आपने न्यूट्रिएंट निकाला और उसको डायरेक्टली एसिमिलेट कर दिया, यानी कि यूज़ कर लिया, जैसे हर जगह हो रहा था। लेकिन क्योंकि होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं और हम लोग कंप्लीट फूड को खाते हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स फूड है, एक सिंपल फूड नहीं है, तो इसे हम डायरेक्टली ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते, डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इसे डाइजेस्ट करते हैं। यानी कि इसको डाइजेशन मतलब क्या हुआ, जो कॉम्प्लेक्स फूड आपने लिया हुआ इंटेक किया है उसे सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। जब ये सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, फिर हम उसे एब्जॉर्ब कराते हैं। एब्जॉर्ब कराते हैं मतलब ऐसे इंसान के पास भेजते हैं या फिर ऐसी चीज के पास भेजते हैं जो उसे अलग अलग जगह पहुंचा सके, जहां पे उसका एसिमिलेशन हो, यूटिलाइजेशन हो। जैसे मैं बोलूं मैंने आपके कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, अब मैं उसको यूटिलाइजेशन, जैसे आपने उसे यूटिलाइज कराना है तो मैं आप तक भेजूंगी तो सही ना, इसी भेजने की प्रोसेस को ही तो एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं, जिसमें ब्लड जो है वो एब्जॉर्ब करेगा इस सारे न्यूट्रिएंट को और आप तक पहुंचेगा कि भैया लो अब आप इसे यूटिलाइज करो। तो फिर आप इसे एसिमिलेट करेंगे और जितना भी फिर वेस्ट बचा होगा उसे हम लोग बाहर निकाल देंगे, ईजेशन जिसे हम लोग बोलते हैं। अब मेरी बात बताओ, आपको न्यूट्रिशन का मतलब समझ में आया? अब आपका कोई भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैं आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ कि भैया न्यूट्रिशन सिंपली मतलब ये होता है। देखो न्यूट्रिशन का सिंपली मतलब ये होता है कि आपने, अगर आप डेफिनेशन देखोगे इन सिंपल वर्ड यही बोला जाता है कि न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। आपने फूड को इनटेक किया और फूड को इनटेक करने के बाद उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उसे आपने निकाला और फिर उसको क्या कर दिया, यूटिलाइज कर दिया। एक सिंपल डेफिनेशन न्यूट्रिशन की यही होती है। लेकिन जब हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ओके तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो अब मेरी बात सुनना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये बोलते हैं न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस। मैं इसको भी करेक्ट करके थोड़ा आपको बोलती हूँ। देखो अब आपसे दो तरीके से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको इन जनरल वर्ड पे अगर न्यूट्रिशन को डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, अगर पूछी जाएगी तो सबसे पहली डेफिनेशन तो यही आएगी कि भैया न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन मतलब होता है सबसे पहले आपने फूड को इनटेक किया, यानी कि इनटेक ऑफ फूड, प्लस इसके साथ फिर आपने क्या किया, डायरेक्टली यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। इस फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट थे उसको आपने यूटिलाइज किया। किस चीज़ में यूटिलाइज किया भैया, आपने इसे यूटिलाइज किया कि आप इससे एनर्जी निकाल सकते हैं, आप इससे ग्रोथ और डेवलपमेंट करा सकते हैं, आप इसका स्टोरेज कर सकते हैं, आप इससे रिपेयर करा सकते हैं। इस प्रोसेस को हम नॉर्मली न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन इज अ इनटेक ऑफ फूड, या फिर बोल सकते हो ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर द ग्रोथ, रिपेयर, स्टोरेज, मेंटेनेंस, एनर्जी प्रोडक्शन। ये सब क्या है आपका न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। ओके
ओके तो देखो अब यहाँ पे आप देखो मैं आपको समझाती हूँ। अब आपको क्या ध्यान में रखना, आपसे डेफिनेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो न्यूट्रिशन के लिए दो टाइप की डेफिनेशन आपकी बनती है। इन जनरल वर्ड में जितने भी हमारे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन किया जाता है। न्यूट्रिशन मतलब होता है फूड का इंटेक करना। तो सबसे पहले हम बोलेंगे न्यूट्रिशन मतलब होता है इंटेक ऑफ फूड। उसके बाद आपने फूड बना लिया, उससे न्यूट्रिएंट निकाल दिया, उसके बाद क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन सिंपली ये होता है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड या फिर इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइज इट। किसको, आपने जितने भी इससे न्यूट्रिएंट निकाला उसको फिर यूटिलाइज करना, किस चीज के लिए, इट फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, स्टोरेज, रिपेयर, मेंटेनेंस, एनर्जी प्रोडक्शन, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। आपको डेफिनेशन क्लियर है। तो ये जो है ये एक डेफिनेशन है आपके जनरल वर्ड में। जो हम डेफिनेशन देखते हैं न्यूट्रिशन की वो यही होता है कि न्यूट्रिशन मतलब होता है फूड का इंटेक करना और इसमें जो भी न्यूट्रिएंट है उसको डायरेक्टली यूटिलाइज करना अलग अलग तरीके से। आप उसको ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, स्टोरेज में, रिपेयर में, एनर्जी प्रोडक्शन में, मेंटेनेंस में कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए पूछा जाएगा तो उस केस में न्यूट्रिशन की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हम न्यूट्रिशन बोलेंगे, न्यूट्रिशन मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। जैसे आपने यहाँ पे इनटेक ऑफ फूड बोला था वैसे आप फूड को इनटेक करोगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो फूड होता है वो होलो यानी कि कंप्लीट फूड हम लोग लेते हैं, तो हम पहले इस कंप्लीट फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर हम इसे क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो फिर अगला स्टेप होता है डाइजेशन ऑफ फूड। अब डाइजेस्ट कर लिया तो इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट अब हमको मिले हुए हैं उसे हम एब्जॉर्ब कराएंगे बाय ब्लड। फिर हम क्या कराएंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट बाय ब्लड। उसके बाद जितना भी एब्जॉर्प्शन हुआ है फिर आपका ब्लड जो है उसे कहाँ भेजेगा, जो भी उसकी लोकेशन है वहां भेजेगा और उससे बोलेगा यूटिलाइज करो। अब जो भी न्यूट्रिएंट है उसको यूटिलाइज करना और जो फिर वेस्ट बचेगा उसे क्या करना, बाहर निकाल देना, यानी कि इजेशन करना। तो डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है, दोनों तरीके से डेफिनेशन पूछी जाती है। तो एक डेफिनेशन ये हो गई और दूसरी डेफिनेशन ये हो गई कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म फर्स्टली इनटेक फूड, डाइजेस्ट इट, एब्जॉर्ब इट, यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट एंड फाइनली रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है उससे बॉडी से बाहर निकाल देना। ये एक डेफिनेशन है फॉर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और दूसरी डेफिनेशन है ये दैट न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग food and utilizing it for the growth, repair, maintenance and the energy production. This is the second definition जो हमारे normal nutrition की definition है। अब आप मुझे बताओ ये चीज़ क्लियर है, आसान है ना। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, अब आपको चीज़ें आसान लगेंगी। अब देखो, अब न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, अभी तो मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट आपके वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं और ये ज़रूरी भी होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी फॉर द वेरियस फंक्शन। अब हमारी बॉडी में ये अलग अलग काम के लिए ज़रूरी भी होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फूड में प्रेजेंट होते हैं हमारे, क्योंकि हम जो खाना लेते हैं इस खाने के अंदर ही तो न्यूट्रिएंट होते हैं और इन्हीं न्यूट्रिएंट को फिर हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। इससे भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना। आपसे पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट मेनली किस लिए यूज होता है। तो मेन जो देखो, यूज तो अलग अलग तरीके से हो जाते हैं लेकिन मेन फंक्शन होता है कि कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से हम एनर्जी बनाते हैं। कैसे, क्योंकि भैया जब आप कार्बोहाइड्रेट को, ये तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जब आप इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे यानी कि इसको जब आप ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो जब हम रेस्पायरेशन कराएंगे इसी ग्लूकोज को ब्रेक करके एटीपी बनाएंगे यानी कि एनर्जी बनाएंगे। तो एनर्जी बनाने के लिए हमको ग्लूकोज चाहिए और ग्लूकोज कहाँ से बनेगा, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारा न्यूट्रिएंट है जो हमको फूड में मिलता है वो हमारा क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसी से हम लोग एनर्जी यानी कि हमारे बॉडी के अंदर एटीपी बनाते हैं जिससे हम लोग पूरा एक्टिव हो पाते हैं। ओके, दूसरा प्रोटीन क्यों यूज होता है, तो भैया प्रोटीन मेनली हमारे ग्रोथ और रिपेयर के लिए होता है। तभी आपने देखा होगा मसल्स मास के लिए या फिर मसल ग्रोथ करने के लिए लोग प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि ग्रोथ एंड रिपेयर में इन्हीं का काम आता है। जब भी आपने देखा होगा ना मसल्स फट गई है, कहते हैं एक्सरसाइज करने वाला है, तो प्रोटीन लेते हैं क्योंकि वो रिपेयरिंग में जल्दी रोल प्ले करती है। फैट का काम क्या होता है भैया, फैट देखो, फैट से आप एनर्जी भी आपको मिलती है, क्योंकि जब आप फास्टिंग में होते हैं तो एनर्जी फैट ही देता है। तो ये हमारा एनर्जी का भी सोर्स है, लेकिन ये स्टोर्ड सोर्स है। स्टोर्ड मतलब अगर हमें एनर्जी लेनी है जनरल वे में तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं यानी कि ग्लूकोज से ही लेते हैं। ग्लूकोज में हम रेस्पायरेशन कराते हैं यानी कि ऑक्सीडेशन कराते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। और आपसे ऐसे पूछा जाता है रेस्पायरेशन इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस, तो रेस्पायरेशन इज ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, इसमें ऑक्सीडेशन होता है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अगर मैं बोलूँ
बोलूँ तो मेनली हम लोग ग्लूकोज का यूज़ करते हैं एनर्जी बनाने के लिए हमारी बॉडी, तभी तो देखो जब भी किसी को तुरंत एनर्जी चाहिए होती है तो ग्लूकोज पीता है ना। ग्लूकोज क्यों पीता है? क्योंकि ग्लूकोज आपका ऐसा कंपाउंड है जिससे बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी क्या बन जाती है? एनर्जी बन जाती है। बनती तो फैट से भी है, तो हम फैट क्यों नहीं लेते हैं? फैट इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि फैट हमारा स्टोर्ड फॉर्म है, जब हमारे पास कुछ नहीं होगा तब हम लोग फैट का यूज़ करेंगे। अब आप बोले कि ऐसा क्यों भैया, ग्लूकोज के साथ मतलब ये इतना भेदभाव क्योंकि ग्लूकोज से जल्दी एनर्जी बन जाती है, फैट से नहीं बनती है, ऐसा क्यों? जबकि फैट हमारा अगर स्टोर्ड सोर्स है, यानी कि जब इमरजेंसी में यूज़ हो रहा है तो भैया इससे भी तो एनर्जी बन रही है, ग्लूकोज के साथ ऐसा क्यों? देखो मैं आपको एक और चीज़ समझाती हूँ। जब भी हम ये प्रोसेस देखते हैं जिसमें हमारा जो कंपाउंड होता है, इससे हमको एनर्जी बनानी होती है, जिस प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन कहते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे भी, तो होता क्या है ना, ये प्रोसेस करवाने के लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। मतलब अगर हम, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, अब आप खुद ही बताओ, जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, मैंने ब्रीद इन किया, मैंने ऑक्सीजन अंदर ली, अब ये ऑक्सीजन मेरी बॉडी में कर क्या रही है भैया? इसको ज़रूरत क्यों है मुझे ऑक्सीजन की? इसलिए ज़रूरत है क्योंकि भैया यही ऑक्सीजन मेरी बॉडी में जाएगी और यही ऑक्सीजन की हेल्प से मेरा जो कंपाउंड है उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीजन मतलब एडिशन ऑफ, देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन होती है, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है, ऑक्सी मतलब हुआ ऑक्सीजन, एडिशन मतलब क्या हुआ? ऐड होना। तो ऑक्सीडेशन मतलब हुआ ऑक्सीजन का एडिशन होना। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, हमारा जो कंपाउंड होता है उसमें हम लोग ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कंपाउंड है वो टूट के एनर्जी बनाता है। अभी बस इतना ही समझो, कंपाउंड वगैरह क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, कैसे बनेगी एनर्जी सब बताऊंगी, बट इतना समझो कि भैया हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं इसका काम इसीलिए आता है कि जो हमारा कंपाउंड है इसको हम लोग क्या देते हैं? ऑक्सीजन का एडिशन कराते हैं, बिकॉज इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन। ऑक्सीजन का जैसे एडिशन कराएंगे तो ये एटीपी यानी कि एनर्जी बनाएगा। ओके, अब होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर को कंपाउंड में ग्लूकोज लूँ तो मेरा जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का एडिशन जो है वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू अगर मैं यहाँ पे फैट लूँ। फैट का भी ऑक्सीडेशन होके एटीपी यानी कि एनर्जी बनती है, लेकिन फैट में ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है यानी कि ऑक्सीजन की जो एडिशन की प्रोसेस है वो स्लो होती है, जिस वजह से हमको अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो हम लोग ग्लूकोज का यूज़ करते हैं, रैदर देन कि हम एक चम्मच घी ले लें, एक चम्मच फैट ले लें। क्यों? क्योंकि फैट से एनर्जी मिलेगी लेकिन बहुत स्लो मिलेगी, क्योंकि एनर्जी मिलने के लिए जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वो फैट के केस में स्लो होती है और ग्लूकोज में फास्ट हो जाती है। इसे और डिटेल में आगे बताऊंगी, ठीक है? अभी के लिए इतना ही समझो। आगे विटामिन का रोल कैसे होता है भैया? विटामिन हमारी बॉडी में रेगुलेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, बहुत कम चाहिए लेकिन बॉडी के रेगुलेशन के लिए विटामिन ही चाहिए। मिनरल्स क्यों चाहिए? स्ट्रक्चर एंड रेगुलेशन के लिए भी मिनरल चाहिए, और वाटर आप सभी को पता है हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए, मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब हमने अगर मैं बोलूँ तो हमने मेन डिस्कशन कर लिया। अब इतना ईजी कॉन्सेप्ट है, अब मेरी बात सुनो बस। अब हमारे सामने आता है कि भैया आपने समझ लिया न्यूट्रिशन क्या होता है, अब मैं आपको बताती हूँ टाइप्स क्या है न्यूट्रिशन की। तो देखो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने ये तो पहले भी पढ़ा हुआ, ये तो बहुत बेसिक बात है कि भैया हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एक ही टाइप का न्यूट्रिशन नहीं होता, अलग अलग टाइप के, कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉपिक होते हैं, हेटरो में भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब आप मुझे बताओ कि भैया न्यूट्रिशन में भी टाइप क्यों आया, अलग अलग टाइप? भैया है तो सारे के सारे हम ऑर्गेनिज्म, हम सबको फूड चाहिए, उस फूड से हम लोग सबके सब एनर्जी बना रहे हैं यानी कि उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, काम तो हम सब एक ही कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग तरीका क्यों यूज़ कर रहे हैं? अगर आप मुझे बता सकते हैं तो आप मुझे ये बताइए, मैं आपको आंसर करती हूँ। मैं आपको आंसर ये करती हूँ, देखो मैं आपको ये चीज़ ऐसे समझाती हूँ, जैसे हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं और अलग अलग स्टेट्स में क्या है, अलग अलग तरीके का खान पान है, समझ में आया? जैसे कुछ कहीं पर को नॉन वेज ज़्यादा खाया जाता है, कहीं पर वेज ही वेज खाया जाता है, तो सभी का जो फूड है वो अलग अलग है। तो ये किस पे डिपेंड है? ये डिपेंड करता है हमारी लोकेलिटी पे, यानी कि हम कहाँ रह रहे हैं, कहाँ पे हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा मिल रही है, उस बेसिस पे हमारा फूड का इंटेक होता है। तो ऐसे ही समझो हमारे पूरे अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो आपके प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो सबके सब आपके सेम लोकेशन पे, सेम हैबिटेट में तो नहीं रह रहे हैं। सबके हैबिटेट जो है वो अलग अलग है, सब अलग अलग लोकेलिटी पे रहते हैं। इस वजह से सब ने क्या है, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन को चुना है, यानी कि न्यूट्रिशन यानी कि आप बोल सकते हो फूड को लेना और उससे एनर्जी यूटिलाइज करने का तरीका सबने अलग अलग चुना है। वरना है तो सारे ऑर्गेनिज्म ही ना, तो एक ही तरीके से काम भी सब एक ही कर रहे हैं, भैया खाना लेना है, खाने से एनर्जी बनानी है और उसको यूटिलाइज करना है, इसी को तो न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन सब अलग अलग तरीके से इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सबकी लोकेशन अलग है, हैबिटेट अलग है, इस वजह से, सिंपल सी बात है। अब
जनरली क्या होता है, हमारे पास दो तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेटरोट्रॉपिक। स्टार्ट करते हैं कि भैया ऑटोट्रॉपिक का क्या मतलब है। देखो सभी को पता है, अब मैं आपको डेफिनेशन नहीं टर्म समझाऊंगी, आपको खुद ही क्लियर आएगा। ऑटोट्रॉपिक जो वर्ड है वो दो वर्ड से बना है, एक है ऑटो, एक है ट्रॉफिक। ऑटो मतलब क्या होता है, सभी को पता है, ऑटोमेटिक मतलब सेल्फ, जो अब चीज़ें खुद से होती है उसे हम बोलते हैं ऑटो। तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ। ट्रॉफिक मतलब क्या होता है, ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन। अगर मैं आपसे बोलूँ ऑटोट्रॉफिक का मतलब फिर क्या हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे न्यूट्रिशन खुद से लिया जा रहा है, खुद ब खुद लिया जाता है, किसी पे दूसरे पे हम डिपेंड नहीं है न्यूट्रिशन लेने के लिए, हम खुद से न्यूट्रिशन ले सकते हैं, इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें लिखा हुआ है ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद से बना सकता है, दूसरे पे डिपेंड ही नहीं है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर हुआ, ये चीज़ है। और किसके थ्रू होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसे मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास पे बताऊंगी। अगली चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो हमारे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसमें हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, आप सभी को पता है भैया। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने के लिए किसके थ्रू होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है, देखो एक चीज बताओ, फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है, फोटोसिंथेसिस कैसे बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस, फोटो प्लस सिंथेसिस। तो फोटो मतलब क्या होता है, फोटो मतलब सभी को पता है, फोटो मतलब होता है लाइट। सिंथेसिस मतलब क्या होता है, सिंथेसिस मतलब होता है प्रोडक्शन, किसी चीज को बनाना, उसे हम बोलते हैं सिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस मतलब बनाना, किसका बनाना भैया, खाने का बनाना, फूड का प्रोडक्शन। ओके, किसके थ्रू, फोटो मतलब लाइट के थ्रू, यानी कि जब लाइट के थ्रू खाना बनता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। कितना आसान है। अब ये किस में देखने को मिलता है, तो भैया ये हम सभी को पता है, हमारे ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है भैया, क्योंकि जो हमारे ग्रीन प्लांट है ना, हम इसे नॉर्मली ग्रीन प्लांट कहते हैं। ग्रीन क्यों टर्म आगे लगा रहे हैं, क्योंकि भैया ग्रीन आपका कलर है, कलर मतलब बोल सकते हो पिगमेंट है, और पिगमेंट की वजह से ही आपकी लाइट की ट्रैपिंग होती है। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। देखो आपके जो प्लांट है ना, आप मुझे बताओ, अगर आपका कोई प्लांट है जो बिल्कुल सूख चुका है, आपका भूरे कलर का हो जाएगा ना, ब्राउन कलर का हो जाता है, सूख चुका है, मर चुका है, क्या वो अपना खाना बना पा रहा होगा, नहीं बना पा रहा होगा। क्यों, क्योंकि वो खत्म है, अब वो कुछ कर ही नहीं सकता। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो हमारे हरे भरे ग्रीन प्लांट होता है ना, ये ग्रीन प्लांट में जो ये ग्रीन कलर होता है, आप सभी को पता है, ये क्लोरोफिल की वजह से होता है। और ये जो ग्रीन कलर है, आप ये समझो कि ये जो ग्रीन कलर है, कलर क्या होता है, एक पिगमेंट होता है। और पिगमेंट के पास इतनी पावर होती है कि वो लाइट को क्या कर सके, ट्रैप कर सके, यानी कि वो लाइट को कलेक्ट कर सके, खींच सके अपनी ओर। और जब ये लाइट को अपनी ओर खींचते हैं, इसी लाइट की वजह से वो अपने लिए खाना बना लगता है। जैसे हम बोलते हैं, हमने जैसे बिजली वगैरह हमारे घर में लाइट आती है ना, वो एक दूसरी लाइट है, और जो सनलाइट है वो एक दूसरी लाइट है। तो इनके पास, यानी कि प्लांट्स के पास एक स्पेशल पावर है, वो ये कि इनके पास हरे कलर का एक पिगमेंट है। और जो भी पिगमेंट होते हैं ना, ये पिगमेंट के पास इतनी पावर होती है कि ये लाइट को जो है उसको ट्रैप कर ले, अपनी ओर खींच लें। तो यही चीज़ होता है कि जो प्लांट होते हैं, इनके ग्रीन कलर की वजह से ये लाइट को अपनी ओर ट्रैप करते हैं, खींचते हैं। और इस वजह से क्या होता है, ये इस लाइट का यूज़ करते हैं अपने लिए फूड को प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन ये काम ये खुद कर रहा है, इसलिए हम इसे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट फिनोमेना मैं आपको बताऊंगी, आपको बस इतना ध्यान में रखना है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे ग्रीन प्लांट शो करते हैं। ग्रीन प्लांट के साथ साथ एल्गीज भी हमारे प्लांट ही होते हैं, ग्रीन एल्गी शो करता है। इसके साथ साथ दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरियाज क्या है, एक्चुअल में साइनोबैक्टीरियाज एक बैक्टीरियाज ही हैं, जबकि बैक्टीरियाज जो होते हैं ना, कभी भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं दिखाते। बैक्टीरिया जो है वो दूसरों पे अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं, इस वजह से हम इसे हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले ये समझो जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, पहली चीज़ तो बैक्टीरिया अपना खाना खुद से नहीं बनाते, खुद से नहीं बनाते हैं, तो ये क्या होंगे, हेटेरोट्रॉपिक। बिकॉज हेटेरोट्रॉपिक भी देखो दो वर्ड से बना है, हेटेरो प्लस ट्रॉपिक। हेटेरो मतलब होता है अदर्स, ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरे पे डिपेंड है, तो इसे हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जिसमें जैसे अभी के लिए एग्जांपल कह रही हूँ, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अपना खाना कभी भी खुद से नहीं बनाता है, ये चीज़ समझ में आई। बैक्टीरिया दूसरे पे डिपेंड करता है, और सबसे पहले ये सेप्रोफिटिक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अभी ये समझो कि ये दूसरे पे डिपेंड होता है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ही एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है जिसे हम साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। साइनो क्यों है, क्योंकि इनके पास कलर है, बैक्टीरियाज में भी इनके पास क्या है, कलर है, पिगमेंट है, इस वजह से इसे साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। और इसी का कॉमन नेम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। कंफ्यूज मत होना, ब्लू ग्रीन एल्गी नाम है,
है एक्चुअल में ये बैक्टीरिया। ध्यान में रखना, इनका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी क्योंकि इनमें साइनो यानी कि पिगमेंट इनके पास प्रेजेंट होता है। साइनो यानी कि ब्लू ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। एक्चुअल में ये बैक्टीरिया ही है। तो ये ओनली बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। अदर देन साइनो बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, ये ध्यान रखना। और साइनो बैक्टीरिया कोई एल्गी नहीं है, याद रखना, ये एक बैक्टीरिया है, बस इसका कॉमन नेम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये भी हमारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि इनके पास पिगमेंट है तो अपना खाना खुद से बना लेते हैं पिगमेंट के थ्रू। ओके, और इन्हीं को हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं। प्रोड्यूसर क्यों कहेंगे, तो ये बोला वाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, इनको प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं। प्रोड्यूसर मतलब ये होता है जो प्रोड्यूस करे, किसी चीज का उत्पादन करे, तो इन्हें प्रोड्यूसर इसलिए कहते हैं क्योंकि भैया यही तो हैं जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं। और देखो, कहीं से तो कुछ ना कुछ चीज स्टार्ट होगी। ये जो प्लांट है ये अपना खाना खुद से बनाता है और हम लोग जो है वो इन पे डिपेंड रहते हैं, तो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं खुद से, तो दैट इज वाई ये हमारे प्रोड्यूसर हैं और हम इनको कंज्यूम करते हैं, दैट इज वाई हम लोग कंज्यूमर है। सिंपल सी बात है, बहुत कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं अगर आपको यहाँ बताऊँ, वैसे मैं फोटोसिंथेसिस में बताती। देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक और बात ध्यान में रखना कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो है वो हमेशा इनऑर्गेनिक मटेरियल को, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। ओके, और जो हेट्रोट्रॉपिक हैं, जो दूसरे पे खाने के लिए डिपेंड होते हैं, ये हमेशा ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका क्या मतलब है भैया, देखो, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में खाना खुद से बन रहा है और ये खाना बनाने के लिए हमेशा इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करते हैं, और जितने भी हेट्रोट्रॉपिक हैं ये खाना बनाने के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करता है। इसका क्या मतलब है, देखो, इनऑर्गेनिक मटेरियल वो हुए, देखो ऐसे समझो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना आए, वो सारे कंपाउंड आपके इनऑर्गेनिक होते हैं। अब आप मुझे बताओ, आप सभी को बेसिक फोटोसिंथेसिस की वो इक्वेशन तो याद ही होगी। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है भैया, हमने ये तो समझा फोटोसिंथेसिस में फोटो मतलब लाइट के थ्रू सिंथेसिस होती है, क्योंकि ग्रीन प्लांट के पास पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, वो लाइट को ट्रैप कर लेता है और इसी लाइट के थ्रू हम लोग प्रोडक्शन यानी कि सिंथेसिस कराते हैं। बट हमको सिंथेसिस कराने के लिए कुछ रॉ मटेरियल तो चाहिए, तो रॉ मटेरियल क्या होता है जिसके थ्रू हम लोग हमारा सिंथेसिस कराते हैं, तो रॉ मटेरियल होता है, सबसे पहले आप सभी को पता है हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट है, और जो CO2 हम लोग रिलीज कर रहे हैं ये CO2 होता है। और ये जब CO2 आपके वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है तो ये बनाता है आपका ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। इसके साथ साथ हमारी ऑक्सीजन रिलीज होती है, तभी बोलते हैं प्लांट उगाओ, क्योंकि जब प्लांट होंगे तभी तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, और ऑक्सीजन रिलीज होगी तभी तो हम ऑक्सीजन इनटेक करेंगे। और अभी तो बताया था यही ऑक्सीजन तो हमें चाहिए कहाँ, यहाँ पे। ऑक्सीजन जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग एनर्जी कैसे बनाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ही चाहिए। हम जो ब्रीद इन करके ऑक्सीजन लेते हैं, इसी से हम हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसे तोड़ के एनर्जी बनाते हैं, रेस्पायर कर पाते हैं, तो ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो ये अभी मैंने बैलेंस नहीं किया, ये हमारी क्या है, इक्वेशन है आपके फोटोसिंथेसिस की, ये सबको पता है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ जो रॉ मटीरियल हमारे यूज़ हुए हैं CO2 एंड वाटर, ये किस टाइप के कंपाउंड है, ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा तो आप मुझे आंसर करेंगे ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, तो आंसर इज इनऑर्गेनिक। क्यों, अभी मैंने आपको बताया भैया, इनऑर्गेनिक आपके वो सब होंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ, ओके, एक साथ प्रेजेंट नहीं होगा, एक साथ प्रेजेंट नहीं होगा, वो सारे के सारे हमारे इनऑर्गेनिक होंगे। तो क्या यहाँ पर को आपका कार्बन एंड हाइड्रोजन एक साथ प्रेजेंट है, नहीं, सिर्फ कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हमारा कैसा कंपाउंड हुआ, इनऑर्गेनिक। वाटर H2O, वाटर में बताओ क्या कार्बन एंड हाइड्रोजन एक साथ है, नहीं, हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, तो ये भी क्या है आपका इनऑर्गेनिक। तो कहीं पे भी आपका कार्बन एंड हाइड्रोजन एक साथ नहीं है तो वो सारे कंपाउंड आपके इनऑर्गेनिक होंगे, और जहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन एक साथ हैं उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनिक। जैसे बताओ, ये जो कंपाउंड है ये है हमारा ग्लूकोज। अब बताओ क्या इस ग्लूकोज में कार्बन एंड हाइड्रोजन एक साथ है, बिल्कुल है, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, तो ये किस टाइप का कंपाउंड है, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दैट मीन्स आपके जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें प्लांट क्या करते हैं, जब भी अपना रॉ मटेरियल CO2 एंड वाटर लेते हैं तो ये दोनों जो किस कंपाउंड है वो आपके कैसे हैं, इनऑर्गेनिक। तो आपसे पूछ लिया जाएगा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में किस टाइप के कंपाउंड यूज होते हैं, तो आंसर इज ओनली इनऑर्गेनिक मटीरियल लाइक CO2 एंड वाटर, सिंपल सी बात है। अब जैसे मैंने बोला कि
ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन लेता है? हेटरोट्रॉप्स। अब बताओ, हम लोग तो दूसरे पे डिपेंड है, दूसरे मतलब हम प्लांट पे डिपेंड है। तो जब हम लोग प्लांट को लेते हैं तो प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। तो दैट मीन्स इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है। तो ये किस टाइप का कंपाउंड हुआ? ऑर्गेनिक। तो हम लोग हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं। इसे मैं डिटेल में बताऊंगी कि फोटोसिंथेसिस किस टाइप की प्रोसेस है, कौन कौन सी प्रोसेसेस वहां पर ली जाती हैं, क्योंकि इस पे हमारा क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो मैं आपको फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर पे बताऊंगी। अभी जस्ट मैं न्यूट्रिशन पे आपको आइडिया दे रही हूँ। ये चीज़ क्लियर है? अब देखो, हेट्रोट्रॉपिक क्या अभी बता दिया। हेट्रो मतलब डिफरेंट और ट्रॉफ मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड है, उसे हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा है, ऑटोट्रॉप्स को हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर, क्योंकि वो खाना बना रहे हैं, और हेट्रोट्रॉप्स को बोलते हैं कंज्यूमर, क्योंकि हम लोग ऑटोट्रॉप्स को कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब आता है आपका टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब आपको पता है हेट्रोट्रॉपिक्स के भी अंदर फर्दर टाइप्स होते हैं। कौन कौन होता है? एनसीईआरटी से 3 टाइप्स में क्लासिफाई करती है। एक होता है सेप्रोफिटिक, एक होता है पैरासिटिक, एक होता है होलोजोइक। बहुत आसान है। सेप्रोफाइटिक क्या क्या मतलब है? नाम से क्लियर आता है। सेप्रो अलग टर्म है और फाइटिक अलग टर्म है। ये बोलता है सेप्रो, और इसे सेप्रोफाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक भी हम लोग बोलते हैं। ओके, तो सेप्रो मतलब क्या होता है? सेप्रो मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि सड़ा गड़ा मटेरियल को ही हम लोग बोलते हैं सेप्रो टर्म। ओके, और ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हुआ? वो न्यूट्रिशन हुआ जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए, अपने पोषण के लिए कहाँ पे डिपेंड रहता है? मृतक और सड़े गले पदार्थ पर, यानी कि डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करता है। इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक, बिकॉज सेप्रो मतलब होता है डेड एंड डिके। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए सड़े गले मटेरियल पर डिपेंड है, उसे बोलता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये लिखा हुआ है दैट ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन फूड और दैट टेक्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि सड़े गड़े मटेरियल में अपना खाना ढूंढ रहा है, उसी को बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। ओके, इसके अंदर कौन आता है? वेरी इंपॉर्टेंट, देखो, इसके अंदर ब्रेड मोल्ड आता है, यानी कि ये एक फंजाई हो गई। ओके, मशरूम आता है, अगेन फंजाई हो गई। यीस्ट आता है, यानी कि फंजाई, यानी कि जितने भी हमारे फंजाई हैं, ये सब हमारे सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, यानी कि सड़े गड़े मटेरियल पे अपना खाना ढूंढते हैं। तो ब्रेड मोल्ड, मशरूम, यीस्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पल हैं। एक्चुअल में ये तीनों ही आपकी फंजाई हैं। इसके साथ साथ जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये भी आपके सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही दिखाते हैं, यानी कि ये भी सड़े गड़े खानों में ही अपना न्यूट्रिशन यानी कि अपना पोषण ढूंढते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या है? पहला पॉइंट ये बोलता है दैट दे फीड ऑन अ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मेथड। ये तो आपको पता है कि चाहे आपकी फंजाई हैं, बैक्टीरियाज हैं, ये हमेशा सड़े गड़े मटेरियल पे ही अपना खाना ढूंढते हैं। अब आया वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बोलता है डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। दैट मीन्स भैया इनमें भी डाइजेशन होता है। मतलब आपका कोई डेड डिकेइंग मैटर था, जैसे मैं इसको फूड कह देती हूँ, जो कि डेड डिकेइंग मटीरियल है। ठीक है, इससे अगर इनको फूड न्यूट्रिशन लेना है तो इनको क्या करना होगा? इस फूड को डाइजेस्ट करना होगा। लेकिन ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो हमारी बॉडी पे डाइजेशन इंटरनल होता है, एक्सटर्नल आप खुद ही सोचो। ऑब्वियस ही बात है, इंटरनल हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है ना। लेकिन सेप्रोट्रॉफिक में जो फंजाई वगैरह हैं, इनमें जो डाइजेशन होता है वो हमेशा इनकी बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी, जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। होता क्या है, जैसे मैं बोलूँ ये एक सड़ा गड़ा मटीरियल है, ठीक है, और ये एक फंजाई है। इसको अगर क्या करना है, इससे डाइजेशन कर, मतलब इसको एज ये आपका एक डिकेइंग मैटर है, डेड डिकेइंग मैटर है। ठीक है, डेड डिकेइंग मैटर है। इससे क्या करना है, इसको ये इसके लिए क्या है, एक फूड है, इससे ये अपना खाना लेने वाला है। तो क्या करेगा? सबसे पहले जो फंजाई है ना, ये देखेगा, इसे बोलेगा भैया ये मेरा खाना है, अब मैं इसे खाता हूँ। खाने के लिए ये क्या करेगा, इस फंजाई की बॉडी के अंदर, ये फंजाई है, इसकी बॉडी अगर है, इसकी बॉडी के अंदर यानी कि इसके इंटरनल पार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स मतलब भैया आप जब डाइजेशन कर रहे हो, डाइजेशन हवा में तो नहीं हो जाएगा। मैंने बोला था डाइजेशन मतलब क्या होता है, जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड है उसको आप सिंपल फूड में तोड़ते हो। भैया ये टूटेगा कैसे? कॉम्प्लेक्स फूड आपका सिंपल, जैसे मैं बोलूँ कार्बोहाइड्रेट को आपने ग्लूकोज में तोड़ा, क्या ये हवा में टूट जाएगा? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ऐसे ही टूट जाएगा? नहीं, इसको तोड़ने के लिए हमें कुछ लगता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एंजाइम। एंजाइम एक टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, ये बातें हम बाद में करेंगे, और ना आपके मतलब का है। एंजाइम क्या करता है, इनको डाइजेस्ट कराता है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल में तोड़ता है। तो होता क्या है, इनकी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड होते हैं जो डाइजेशन करवाते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर से जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसे बाहर निकालते हैं। जैसे हमारी तो बॉडी के अंदर ही है वो डाइजेस्टिव एंजाइम, लेकिन ये क्या करते हैं, उसे बाहर निकालते हैं और इस मटेरियल के ऊपर डाल देते हैं।
ताकि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है इस मटेरियल को डाइजेस्ट करें मतलब इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। और जब ये डाइजेस्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाके ये इसे क्या कर लेते हैं, फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि फिर देखो डाइजेशन भी हुआ, आपने यहाँ पर को देखो सबसे पहले डाइजेशन करा लिया, अब फिर सिंपल फॉर्म में आ गया, फिर आपने इसे एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, बस रखे रहेगा नहीं, इसका यूटिलाइजेशन कराएगा, यानी कि एसिमिलेशन करा लेगा। तो यहाँ पे भी आपका क्या हुआ, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन हुआ, लेकिन ईजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, कुछ इसने फालतू लिया ही नहीं, इसने तो सिर्फ न्यूट्रिएंट लिया। ईजेशन तो वो है जो हमारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो उसे बाहर निकालना, लेकिन इसका तो डाइजेशन ही बाहर हुआ था, तो इसने तो बस काम की चीज़ें अंदर ली हैं, बेफालतू की चीज़ें तो अंदर है नहीं, तो ईजेशन क्यों कराएगा, समझ में। तभी हमारा जो ये 5 स्टेप का न्यूट्रिशन होता है वो सिर्फ होलोजोइक में होता है, क्योंकि हम लोग अंदर ले रहे हैं सारी चीज़ें, ये चीज़ समझे। तो इसमें क्या होता है, देखो डाइजेशन इसमें बॉडी के बाहर होता है, इसी को हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। कैसे होता है ये बोल रहा है, इनकी जो बॉडी है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालती है फूड में, और फूड को डाइजेस्ट कर लेता है। और जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर अब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी के अंदर उसे यूज कर लेते हैं, यानी कि एसिमिलेट कर देते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये दोनों पॉइंट एक ही हैं। ये बोल रहा है ये डिकम्पोजर की तरह भी काम कर रहा है। कितना आसान है भैया, आपने देखा होगा कुछ वेजिटेबल्स वगैरह अगर आपके पत्ते वगैरह बच गए तो वो थोड़े टाइम के बाद सड़ के ख़त्म हो जाते हैं वहीं पे। कैसे हो जाते होंगे, जादू से नहीं, जादू से नहीं होते। जो आपके जितना भी मटेरियल होता है, इनको डाइजेस्ट करने के लिए यही फंजी वगैरह तो आते हैं, इनके लिए तो ये खाना है, इनके लिए तो ये फूड है। ये वही करते हैं, अपने अंदर का डाइजेस्टिव एंजाइम निकाला, उसको इसके ऊपर डाल दिया और इसे डाइजेस्ट कर लिया। डाइजेस्ट कर लिया मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स पत्ती थी इसको इन्होंने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर इसमें जितना भी न्यूट्रिएंट है उसे एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में यूज़ कर लिया, यानी कि एसिमिलेट कर लिया। इस वजह से हम इन्हें डिकम्पोजर भी कहते हैं। आपने सुना भी होगा फंजाई, बैक्टीरिया, ये हमारे डिकम्पोजर है, क्योंकि जितना भी सड़ा गला मटेरियल मिलता है उसे डिकम्पोज कर देते हैं, उसको उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी को तो डिकम्पोजिशन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड को जो इन फंजाई के लिए, देखो जो चीज़ फंजाई के लिए डाइजेशन है वो ही हमारे लिए क्या है, डिकम्पोजिशन है। हम लोग सोचते हैं जो सड़ा गला मटेरियल है वो आपका गायब हो जाए, यानी कि सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। यही चीज़ फंजाई के लिए डाइजेशन है, कि कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल में कन्वर्ट करना, ठीक है। जिस वजह से न्यूट्रिएंट साइकिल में भी हेल्प करता है, क्योंकि इस वजह से जैसे डिकम्पोज करेंगे वैसे ही क्या होगा, न्यूट्रिएंट साइकिल चलती रहेगी, ठीक हो गया। तो ये हमारा इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो कॉम्पिटिटिव एमसीक्यूज आपके क्या बन सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एमसीक्यूज ये बन सकते हैं, पहला पॉइंट, डाइजेशन इनका आउटसाइड द बॉडी होता है। एब्जॉर्प्शन आफ्टर डाइजेशन जब आपने किया उसके बाद ये एब्जॉर्ब करेंगे। इकोलॉजिकल रोल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एज अ डिकम्पोजर की तरह काम कर लेते हैं। और न्यूट्रिएंट जो होता है वो आपका न्यूट्रिशन कैसा होता है, सेप्रोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, बिकॉज सेप्रो मतलब ही होता है डेड और डिके, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, देखो पैरा मतलब होता है यहाँ पे भी पैरासाइटिक। पैरा मतलब क्या होता है, अदर या फिर बिसाइड, ओके। और साइट मतलब क्या होता है, फूड और लिविंग रिलेशनशिप, ओके। तो ये बोलता है पैरासिटिक मतलब सिंपली ये हुआ, पैरा मतलब हुआ बिसाइड या फिर अदर, और साइड मतलब हुआ रिलेशनशिप या फिर फूड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, अदर पे, देखो किसी दूसरे के ऊपर रहते हैं, और लिविंग रिलेशनशिप मतलब उनके साथ रहते हैं, इसी को बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे की बॉडी के ऊपर रहते हैं अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए, इसी को पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है जो ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करता है उसे हम लोग ऑब्टेन फूड फ्रॉम ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, ये बोलता है ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम द लिविंग होस्ट विदाउट किलिंग इट, एंड दैट इज कॉल्ड द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। यानी कि यहाँ पे आपका क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरी बॉडी के ऊपर, जिसे हम होस्ट कहते हैं, उसके ऊपर रहता है, उससे न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन ध्यान रखना उसे मारता नहीं है, खत्म नहीं कर देता, बस उसके ऊपर रहता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है, दैट्स इट। जैसे आप सभी ने देखा होगा कस्क्यूटा विच इज अमरबेल, आप सभी ने अमरबेल का एग्जाम्पल सुना है। अमरबेल जो है कैस्क्यूटा जिसे हम लोग कहते हैं, ये प्लांट पैरासिटिक है। वैसे ही एनिमल में आपने टैपवॉर्म देखा होगा, लीच देखा होगा, ट्रिक्स देखे होंगे, लाउस देखे होंगे, ये सब के सब क्या है, जैसे आप लीच बहुत कॉमन है, ठीक है, हमारे पाँव में लग जाता है जिसे हम जोंक कहते हैं। क्या वो उसके लगने से हम मर जाते हैं, नहीं, वो हमारी बॉडी पे आता है। हमारी बॉडी जिसे हम होस्ट बॉडी कहेंगे, इससे ये खाने को लेता है और खाने को लेके खत्म। हम लोग
को कुछ नहीं होता, बस हम लोग तो लिविंग है, हमारी बॉडी से बस अपना अपने मटीरियल लेते रहता है, इसे हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वेरी इजी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये बोल रहा है फूड ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे फूड ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, दूसरे की बॉडी से लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई डेड बॉडी होगी। अगर वो डिकेइंग बॉडी है, सड़ी गड़ी है, तो वो सैप्रोफिटिक हो जाएगा। अगर वो लिविंग बॉडी है तो वो पैरासिटिक हो जाएगा। यहाँ पे जो होस्ट है उसे हार्म नहीं करते, बस उसकी बॉडी पे रहते हैं और उससे फूड लेते हैं। पैरासिटिक आपका बेनिफिटेड होता है, मतलब बस जो पैरासिटिक है, जो खाना ले रहा है, वो आपको बेनिफिट उसको मिलता है, उसको खाना मिल जाता है। होस्ट आपका अलाइव ही रहता है, उसे कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। और पैरासाइट जो होता है वो कंप्लीटली और पार्शियली डिपेंडेंट हो सकता है। मतलब जैसे ये है, ये तो हमारे पार्शियली है कि लीच जो है वो पार्शियली कभी लग गया, उसे मौका मिल गया तो उसने खा लिया। कुछ ऐसे होते हैं जो परमानेंटली किसी होस्ट के अंदर बैठ गए और उसी से खाना ले रहे हैं, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, दैट्स इट, ओके। लास्टली है होलोजोइक। अभी तो बताया था होलोजोइक, बिकॉज होलो मतलब होता है कंप्लीट, जोइक मतलब होता है एनिमल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इंजेस्ट करते हैं, यानी कि क्या लेते हैं, एक कंप्लीट फूड को लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, पूरा फूड अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं। उसके बाद देखो, बॉडी के अंदर फूड को लिया, फिर उसे डाइजेस्ट, एक मिनट पहले इसमें डाइजेशन स्किप है, पहले वो डाइजेस्ट करेंगे, फिर डाइजेस्ट करने के बाद उसे एब्जॉर्ब करेंगे, फिर उसमें जो भी न्यूट्रिएंट है उसे यूटिलाइज करेंगे, और फिर आपके जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे रिमूव करेंगे। इसी को बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर आपके यूजुअली सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स और ह्यूमंस इंक्लूड होते हैं। सिर्फ 2 ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यूनिसेलुलर इतने सिंपल है कि इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है, लेकिन फिर भी ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, दैट इज अमीबा एंड पैरामीशियम। इतनी चीज क्लियर आई। अब आगे क्या बोल रहा है, अब देखो स्टेप्स मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दिए थे। स्टेप्स में हमारे पास क्या है, सबसे पहले खाने को अंदर लेना, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। खाने को अपने मुंह के अंदर लिया तो आप क्या करोगे, मुंह से वो डाइजेशन के लिए जाएगा, तो फिर होगा डाइजेशन। डाइजेस्ट करने मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को अपने सिंपल में कन्वर्ट करती है। अब ये सिंपल को आप इसकी जगह पहुंचाओगे जहां इसे एसिमिलेट होना है, तो अगला स्टेप होगा एब्जॉर्प्शन, फिर जाके क्या आएगा एसिमिलेशन, जहां पर ये यूज होगा। फिर जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है जो हमें नहीं चाहिए वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड ईजेशन। इसमें लिखा हुआ है दैट द स्टेप्स इज सेम। ये जो स्टेप्स हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म के लिए सेम है, चाहे आप ह्यूमंस की बात करो, एनिमल्स की। और ये आपको क्या मिलता है, आपको यूजुअली सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलता है, लेकिन सिर्फ अमीबा एंड पैरामीशियम आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जहां पे आपको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, ओके। अब देखो मैं लास्टली इस टेबल को एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट्स इट, देन ये चैप्टर कंप्लीट हो, मतलब ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। देखो इसमें लिखा हुआ है, अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अगर आप देखोगे ना तो आपको ना इसके लिए बहुत सारी थियरीज आपको पढ़नी है। मैं आपको इस टेबल के थ्रू ही सब कुछ समझा दूंगी। देखो हमने बोला होलोजोइक मोड, बस थोड़ा सा ध्यान में देखो, लास्ट है, ठीक है। हमने बोला होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे पास 5 स्टेप होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ईजेशन। और सबकी मीनिंग भी हमें पता है। मीनिंग हमारे लिए क्या है, इंजेशन मतलब होता है फूड का इंटेक करना, डाइजेशन मतलब ये होता है कि जो भैया हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है उसे ब्रेक डाउन करना सिंपल फूड में, और किसके थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू ब्रेक डाउन करना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मतलब अब जो हमारा सिंपल फूड है उसे हम लोग क्या करना, डाइजेस्टेड फूड को एंटर करना बॉडी और सेल में, जहाँ पे उसको ज़रूरत है वहाँ उसे पहुँचा देना। एसिमिलेशन मतलब जो फूड पहुँच चुका है फिर उसको यूटिलाइज करना। ईजेशन मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है जो हमें नहीं चाहिए उसे बॉडी से बाहर निकालना। सबको इसकी मीनिंग पता है, इससे सीक्वेंस पूछा जाता है। अब हमारे जो मेन क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भैया ये जो प्रोसेस है वो तो सब में सेम है, लेकिन आपके ह्यूमंस, चलो ठीक है, ह्यूमंस तो सब बता ही सकते हैं। देखो ह्यूमन में इंजेक्शन किसके थ्रू होता है, ऑब्वियस सी बात है माउथ के थ्रू हम इंजेक्शन करते हैं। डाइजेशन कैसे होगा, डाइजेशन ये होगा जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, यानी कि जो हमारे माउथ से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक, ये डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, माउथ से, ऑसोफेगस में जाएगा, स्टमक में रहेगा आपके 4 से 6 घंटे, फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे करके ये घूमता रहेगा, ठीक है। ये हमारा पूरा डाइजेशन है। तो हमको ये तो पता है ह्यूमन में डाइजेशन आपका एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट होता है, माउथ से, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक चला जाता है, ये हमारा डाइजेशन हुआ। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ये चीज़ आप डाइजेशन वाले चैप्टर पर पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहीं पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब जो हमारा जितना भी न्यूट्रिएंट बना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जाके एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होता है, विली। विली मतलब ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू सरफेस एरिया बढ़ता है। मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं बोलूँ आपका जो हाथ है, अगर मैं उसको ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे, 1 2 3 4 5, ये ड्रॉ किया और मैंने इस उसको चिपका दी, यानी कि मैंने इसको बना दिया ऐसे,
ऐसे, ये दोनों आप ही के हाथ हैं, एक में फिंगर्स आपकी खुली हैं, एक में बंद है। अब मैं आपसे बोलूँ इसे आप ना एक इंक के आप बोल सकते हो बाउल में डालो या कोई कलर्ड वाले पोर्शन में आप इसे डालो, तो आप देखोगे जो कलर है, आपने सपोज एक रेड कलर के सॉल्यूशन में इसे डिप किया, तो आपका रेड कलर सिर्फ यहाँ पे लगेगा, इतने एरिया पे। लेकिन जब आप हाथ खोल के चलेंगे तो रेड कलर इतने में लगेगा। तो सरफेस एरिया कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो वही होता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इनकी वॉल में क्या होता है, कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, सारे न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के विलेज से एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पे, ब्लड में। ब्लड सारा लेके जाता है क्योंकि ब्लड ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो ब्लड क्या करेगा, सारे न्यूट्रिएंट को जगह जगह जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा देगा। फिर एसिमिलेशन मतलब हम उस ब्लड में जितने भी न्यूट्रिएंट है उसे एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर, स्टोरेज के लिए यूज़ करेंगे। और ईजेशन मतलब जो भी अनवांटेड फूड बचा है हमारा, बचा है उसे हम लोग एनएस से बाहर निकाल देते हैं। सिंपल, ये हमें ह्यूमंस का तो पता है, इसमें तो डाउट ही नहीं। दिक्कत कहाँ आती है और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो आते हैं अमीबा और पैरामीशियम से, क्योंकि भैया ये एक सिंगल सेल से बने हैं, स्टिल इनकी बॉडी पे ये पूरे स्टेप हो रहा है, ऐसे कैसे? इसको मैं आपको समझाती हूँ, बहुत आसान है। देखो क्वेश्चंस क्या आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। इसे इरेज कर लेते हैं। अमीबा और पैरामीशियम जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये इतने सारे स्टेप कैसे शो करता है वो मैं आपको बताऊंगी, और इतने से ही आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। देखो स्टार्ट करते हैं विद द अमीबा। सबसे पहले हम अमीबा को देखते हैं। सभी ने अमीबा देखा होगा, मैं आपको शो कर देती हूँ। अमीबा होता है हमारा कुछ इस तरीके का, आप सभी ने ये देखा होगा, ये है हमारा अमीबा, ओके, इरेगुलर शेप का। और देखो ये एक सिंगल सेल से बना हुआ है। अब आता है कि भैया इसमें न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है। इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ईजेशन, ये सब के सब हो रहा है। ये कैसे हो रहा है इसको हम समझते हैं। तो देखो बहुत आसान है। ये बोलता है, अगर आप सबसे पहले देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है, एक मिनट, ये बोलता है सबसे पहले जो इंजेक्शन होता है, यानी कि फूड को जो हम इनटेक कर रहे हैं, जैसे हम तो नॉर्मली मुंह से कर रहे हैं, ये किससे कर रहे हैं, इनके पास तो मुंह ही नहीं है, तो ये करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया थ्रू द फैगोसाइटोसिस। अब मैं आपको वर्ड टू वर्ड क्लियर करूंगी। सबसे पहले होता है स्यूडोपोडिया। देखो स्यूडोपोडिया का मतलब क्या है, देखो स्यूडो जो टर्म है ना, यहाँ तक आप देखो, ये है स्यूडो टर्म। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, नकली, उसको हम टर्म देते हैं स्यूडो, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। उसके बाद जो पोडिया टर्म लगा हुआ है पीछे से, ये जो पोडिया टर्म है, पोडिया मतलब होता है फीट। तो शूडो पोडिया का नाम से ही क्लियर आ रहा है, शूडो मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है फीट। यानी कि अमीबा क्या करता है, नकली नकली से फीट बनाते हैं। एक्चुअल में इनके पास कोई पाँव नहीं है। ये शूडो यानी कि नकली फीट, जिसे हम फॉल्स फीट कहते हैं, इसका फॉर्मेशन करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, फैगोसाइटोसिस के थ्रू। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, देखो फैगो मतलब होता है ईट, फैगो करना मतलब होता है ईट, खाना। और साइटोसिस मतलब नाम से ही क्लियर आ रहा है, बाय द सेल, सेल प्रोसेस, या फिर बोल सकते हो बाय द सेल। यानी कि होता क्या है, जो आपका अमीबा है वो एक सिंगल सेल से बना है। जैसे आप यहाँ पे देखो, अमीबा आपका एक सिंगल सेल का है। अब ये क्या करता है भैया, इससे तो खाना अंदर लेना है, तो ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस कराता है। मतलब सेल के थ्रू खाता है, अपनी ही सेल को ऐसे अरेंज कर देता है कि ये खाना खा सके। किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया में स्यूडो मतलब क्या होता है, स्यूडो मतलब हुआ फॉल्स एंड पोडिया मतलब हुआ फीट। यानी कि ये अपने सेल को ऐसे फीट जैसे, पाँव जैसा बनाता है, इसी को टर्म देता है फॉल्स फूड, या फिर आप बोल सकते हो स्यूडोपोडिया, जिसके थ्रू ये फूड को, खाने को इनगल्फ करता है, अंदर लेता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। कितना आसान है, अभी के अभी आपको ये लर्न कर लेना है दैट अमीबा जो है वो फूड को अंदर किसके थ्रू करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। यानी कि ये सेल के थ्रू खाने की कोशिश करता है। इनके पास कोई मुंह हाथ पाँव नहीं है, ये सेल के थ्रू खाने की कोशिश करता है। बिकॉज फैगो मतलब होता है ईट और साइटोसिस मतलब होता है सेल। यानी कि ये आपकी ऐसी प्रोसेस है, बोल सकते हो, जिसमें सेल क्या है, खाने को खाती है, फूड को इनगल्फ करती है, इसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और कैसे करता है, बाय फॉल्स फूड, यानी कि एक नकली पाँव लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, लाइक दिस, ऐसे ऐसे अपनी सेल से ही इन्होंने पाँव जैसे स्ट्रक्चर बनाए और फूड को इनगल्फ कर लिया, अपने अंदर ले लिया। इसी को हम बोलते हैं आपका फैगोसाइटोसिस। और ऐसे ही आपका अमीबा इंजेक्शन करता है। कितना आसान है। अगला क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा, अब ये क्या करेंगे, ये जो फॉल्स फूड है इसे तो हटा देंगे, तो नकली पाँव था। अब ये क्या करेंगे, इसी को
कंबाइन कर लेंगे लाइक दिस, यानी कि ये पूरा मिल गया और सेंटर पे यहाँ पर को अब आपका क्या आ गया, फूड आ गया है। और इस वाली जो कैविटी है, ये जो गड्ढा बना है, गड्ढे को हम लोग क्या बोलते हैं, कैविटी, इसी को हम बोलते हैं फूड कैविटी। तो डाइजेशन ये कहाँ कराता है, फूड कैविटी में, इसी को हम लोग फूड कैविटी और फूड वैक्यूल भी बोल सकते हैं। फूड वैक्यूल इज मोर प्रॉपर टर्म। तो फूड वैक्यूल यानी कि यहाँ पे ये सेंटर पे ये पूरा कंबाइन हो गया और सेंटर पे क्या आ गया, आपका फूड वैक्यूल आ गया। ये इनका पेट होता है, जैसे हमारा पेट है जहाँ पे हम डाइजेशन करते हैं, इनका डाइजेशन के लिए नकली पेट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। इस फूड वैक्यूल में ये क्या करते हैं, अपना डाइजेशन यानी कि इसको डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट भी कैसे करते हैं भैया, है ना, ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी पे देखो, हमारा डाइजेशन कैसे हो रहा था, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू ही तो हो रहा था। किसी भी चीज़ को पचाना है उसके लिए आपको एंजाइम डालने पड़ेंगे। तो अंदर जो फूड होता है उसको डाइजेशन करने के लिए ये अपनी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना, उसको इस कैविटी में डालते हैं, इस फूड वैक्यूल को देते हैं और अंदर खाने को पचाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ये है, ये क्या करता है, ये फूड वैक्यूल बन गया, यानी कि खाना अंदर आ गया, पूरी तरह से कवर हो गया। ये इस वाले एरिया को हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। अब इनकी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं जो कि खाना पचाने के लिए रोल प्ले करेंगे, उस एंजाइम को इस वैक्यूल में डालते हैं ताकि यहाँ खाना पच जाए, और इसी प्रोसेस को तो हम बोलते हैं डाइजेशन। ओके, अब होता क्या है, अब जो खाना पच चुका है अंदर, जो आपका फूड था वो अगर डाइजेस्ट हो चुका है, अब उसे क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि बॉडी में लेना है। तो बॉडी में कैसे लेंगे, यहाँ जितना भी फूड है वो डिफ्यूज होगा। डिफ्यूज होना मतलब देखो, डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है, मैं आपको समझा देती हूँ। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन जो टर्म है, डिफ्यूजन मतलब होता है, डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी मटेरियल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। ऐसे समझो, आप परफ्यूम डालते हैं, बिल्कुल डालते होंगे। आपने परफ्यूम को जब भी स्प्रे करते हो, आपने देखा होगा भैया, करा तो आपने रूम के कॉर्नर पे था, लेकिन पूरा रूम क्यों महका, इसलिए महका क्योंकि परफ्यूम की जो ड्रॉप्स थी ना, उसमें जो ड्रॉप्स थी उनका कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा होगा, इतने ज़्यादा अमाउंट में वो ड्रॉप्स निकली। और दूसरी आपके जो नॉर्मल कमरे के जो दूसरे एयर है, वहाँ पे कोई भी ड्रॉप्स नहीं थी। तो ये क्या होता है, ये जो ड्रॉप्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन यानी कि जहाँ इनका अमाउंट ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर भागने लगती है, ताकि दोनों जगह क्या हो जाए, बराबरी आ जाए, यानी कि पूरे कमरे में सेम अमाउंट पे ये जो परफ्यूम की ड्रॉप्स है वो फैल जाए। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। वही चीज़ यहाँ होता है, यहाँ जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है, अब वो क्या करेगा, ये जो खाना फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट हो चुका है वो डिफ्यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे खाना डाइजेस्ट है, यहाँ पे तो कोई भी खाना नहीं है। तो ये इसे डिफ्यूज करेंगे यानी कि ट्रांसफर करेंगे पूरे साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म मतलब देखो, बहुत आसान है, आप बस सुनो, बहुत क्लियर है। एक मिनट, देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये पूरी सेल है, ये पूरी सेल है, सेल्स के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसी को तो साइटोप्लाज्म कहते हैं। मेरे को आपको यही समझा देना चाहिए था। देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ, सबसे पहले अमीबा में हम लोग देख रहे हैं, अमीबा में क्या हुआ, सबसे पहले अमीबा ने अपने सेल के थ्रू फैगोसाइटोसिस किया, यानी कि सेल्स के थ्रू खाने की कोशिश की, क्योंकि इन्होंने क्या बनाया, स्यूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फूड, जिसने आपके फूड को कवर कर लिया। तो ये हमारा क्या हुआ, इंजेक्शन। देखो ये चीज़ लिखा है, इंजेक्शन किसके थ्रू होगा, बाय स्यूडोपोडिया, जिसे हम फॉल्स फूड कहते हैं, थ्रू द फैगोसाइटोसिस। अब खाना अंदर आ चुका है, इंजेक्शन हो चुका है, अब तो हम डाइजेशन करेंगे। तो डाइजेशन में हमने क्या किया, इस खाने को अंदर ले लिया और ये यहाँ पर को बैठ गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसका स्टमक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। ये हमारा क्या है, फूड वैक्यूल है, जहाँ पर को डाइजेशन होने वाला है। इसके अंदर क्या होगा, डाइजेशन होगा। और डाइजेशन के लिए क्या होगा, इस बॉडी के अंदर जितने भी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम थे वो आपके फूड वैक्यूल में जाएंगे और खाने को डाइजेस्ट कर देंगे। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि इनसाइड द फूड वैक्यूल, डाइजेशन कहाँ होगा, फूड वैक्यूल के अंदर। अब अगर खाना डाइजेस्ट हो चुका है तो अब क्या होगा, अगले स्टेप में देखो, ये है, यहाँ पे आपका खाना अब डाइजेस्ट हो चुका है। अब ये पूरी सेल है, सेल के अंदर ये वाला जो लिक्विड पार्ट होता है, ये जो रेस्ट वाला पार्ट होता है, इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये तो बेसिक है, सभी को पता होगा, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, जो सेल के अंदर लिक्विड वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब हमने क्या करना है, यहाँ जो खाना बना हुआ है, डाइजेस्टिव फूड है, उसे पूरी बॉडी में भेजना है, पूरे साइटोप्लाज्म में भेजना है। तो किसके थ्रू होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो आपका एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है और वो डिफ्यूज होगा, यानी कि ट्रांसफर होगा पूरे साइटोप्लाज्म में, यानी कि पूरी सेल में। अब अगर ये पूरी सेल में चला गया, अब अगले स्टेप में क्या होगा, अब इस सेल के पास यानी कि इस अमीबा के पास जितना भी आपका फूड आ चुका है, जितने भी न्यूट्रिएंट आ चुके हैं, वो उसे यूज करेगी। यूज किसके लिए करेगी, ग्रोथ करना है तो उसके लिए ग्रोथ के लिए करेगी, यानी कि अपना साइज बढ़ा लेगी। कुछ रिपेयर करने की जरूरत है तो वहाँ रिपेयरिंग करेगी, तो इसमें यही लिखा है। फिर ये जो फूड है इसे ये यूज करेगी फॉर द ग्रोथ, रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, जहाँ चाहिए वहाँ इसे यूज करेगी। उसके बाद अगर कुछ वेस्ट बच जाता है, क्योंकि खाना तो इसने अंदर
अंदर लिया है तो वेस्ट भी अंदर ही बनेगा। अब उसे क्या करेगी, उसे अपनी सेल मेम्ब्रेन, ध्यान में रखना इनके पास एनस जैसा कोई भी नहीं होता, जैसे हमारी बॉडी में एनस होता है जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड वेट बाहर निकल जाता है, इनके पास कुछ नहीं होता। ये अपनी सेल मेम्ब्रेन से ही अपनी सेल मेम्ब्रेन का एक हिस्सा फाड़ते हैं और उसी से सारा अनडाइजेस्टेड वेट जो है वो बाहर निकालते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊं, अगर ये अमीबा है, इसके पास अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अपनी सेल मेम्ब्रेन को ऐसे फाड़ देगा, यानी कि खोल देगा, और यहाँ से जितना भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसे बाहर निकाल देगा और फिर ये वापस से बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन चलता है अमीबा में। अब देखो अमीबा ने भी क्या किया, इंटरनल डाइजेशन किया, फिर एब्जॉर्प्शन भी किया, एसिमिलेशन भी किया, जो कि आपके ह्यूमंस के सिमिलर ही है। तभी अमीबा क्या करता है, आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, वरना ये भी नहीं करता। ओके, इसमें आप कंप्लीट प्रोसेस देख लो जैसे हमारी बॉडी पे होती है। पैरामीशियम का देख लो, बहुत आसान है। पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम खाने को अंदर कैसे लेता है, जैसे ये फैगोसाइटोसिस के थ्रू, स्यूडोपोडिया के थ्रू लेता था, लेकिन ये किसके थ्रू लेता है, बाई सीलिया। एक्चुअल में पैरामीशियम की बॉडी पे बहुत सारे सीलियाज मतलब एज ए हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, इसी को हम सीलिया कहते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू इनके पास ना एक नकली सा मुंह होता है, जैसे हमारे पास तो एक्चुअल में मुंह है, इनके पास एक नकली मुंह होता है जिसे हम बोलते हैं ओरल ग्रूव। ओरल मतलब मुंह, ग्रूव मतलब होता है गड्ढा। जैसे हमारा प्रॉपर मुंह है, इनके पास एक छोटा सा गड्ढा है जो मुंह की तरह काम करता है, उसी को हम ओरल ग्रूव कहते हैं। ठीक है, मुंह में गड्ढा होना छोटा, जैसे हमारे मुंह में भी तो होल है वैसे ही टाइप का। ठीक है, तो ये क्या करता है, खाने को अंदर कैसे लेते हैं, जैसे हमने अपने हाथ से लिया और मुंह में डाला, वैसे ये सीलिया से खाने को अंदर लेते हैं और मुंह में डालने के बजाय ओरल ग्रूव में डाल देते हैं। इस तरीके से ये इंजेक्शन करते हैं। आप देख लो जैसे इसमें लिखा हुआ है, अगर आप पैरामीशियम में देखते हैं तो ये है आपका पैरामीशियम। ये भी आपका सिंगल सेल है, एक ही सेल से पूरा बना हुआ है। इसकी बॉडी पे सीलिया है, छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर से क्या करता है, मूव कराते हैं खाने को अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर से जैसे ही खाना इनकी ओर आता है, यहाँ पे इनका छोटा सा गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे हम बोल रहे हैं मुंह जैसा, मुंह की तरह काम कर रहा है, ग्रूव मतलब गड्ढा, उसकी तरह स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू क्या करता है, इस खाने को ये अंदर लेते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन, यानी कि फूड को इन्होंने क्या ले लिया, अंदर ले लिया। ठीक है, इसके बाद अगला क्या होता है, डाइजेशन। डाइजेशन कैसे करता है, जैसे हमारी मतलब हमारी नहीं, अमीबा की बॉडी में फूड वैक्यूल बना था, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर क्या बन जाता है, एक छोटा सा नकली पेट बन जाता है जिसे हम फूड वैक्यूल कहते हैं। उसके अंदर ये डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन के बाद सेम प्रोसेस, ये दोनों बिल्कुल सेम है। डाइजेशन के बाद ये भी सेम है, ये भी सेम है। डाइजेशन के बाद जितना भी खाना डाइजेस्ट हुआ उसको ये वापस से डिफ्यूज कर लेते हैं पूरी बॉडी में, यानी कि साइटोप्लाज्म में भेज देते हैं। एसिमिलेशन भी सेम है, यानी कि फिर उसको यूज कर लेते हैं ग्रोथ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे आप यहाँ पे देखो, देखो खाना अंदर चला गया, देखो इसने पहले ये फूड था, ये आपका पैरामीशियम था, इसने सीलिया के थ्रू इस फूड को अपने नियर बाय लिया और फूड को फिर इनगल्फ कर लिया अंदर। देखो यहाँ पे आपका इनगल्फ कर लिया। अब जहाँ पे इनगल्फ किया वहां पे इसने फूड वैक्यूल बना लिया। ये है इसका फूड वैक्यूल, जिसे हम नकली पेट कहते हैं। यहाँ पे ये खाने को डाइजेस्ट करेगा, पचाएगा। फिर जो खाना आपका डाइजेस्ट हो चुका है उसको फिर ये क्या करेगा, डिफ्यूजन के थ्रू पूरे सेल में भेजेगा, यानी कि एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर इसको यूज कर लेगा अलग अलग तरीके से, ग्रोथ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। लास्टली अब जो भी वेस्ट बचा है उसे बॉडी से बाहर निकालना है। हमने एनएस के थ्रू निकाला, अमीबा ने आपके सेल मेम्ब्रेन को तोड़ा और वहां से निकाला, लेकिन इनके पास एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां से ये अपना जो वेस्ट है उसे बाहर निकालते हैं, जिसे हम बोलते हैं साइटोफेज, जिसे हम बोलते हैं एनल। पोर कितना आसान है, एनल सभी को पता है। पोर, पोर मतलब होता है गड्ढा, जैसे ग्रूव मतलब भी होता है ऐसे होल लाइक स्ट्रक्चर, पोर मतलब सभी को पता है गड्ढा। तो एनल पोर हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एनल पोर बनता है जिसके थ्रू ये अपने अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही बनता है कि आपका जो पैरामीशियम है इसमें इजेशन किसके थ्रू होता है, तो आंसर इज एनल पोर। क्लियर हुआ, तो बहुत आसान डिस्कशन है। इसी को यहाँ पे थ्योरी पे आपको लिखा हुआ है कि भैया अमीबा में आपका जो इंजेक्शन है वो किसके थ्रू होता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसिटिस। और आपका पैरामीशियम में किसके थ्रू होता है, आपका सीलिया फूड को अंदर लेता है, और फूड किसके थ्रू अंदर जाता है, ओरल ग्रुप जो है उसके थ्रू अंदर जाता है, और हमारे तो माउथ के थ्रू जाता है। ठीक है, डाइजेशन कैसा होता है भैया, आपके अमीबा और पैरामीशियम में फूड वैक्यूल में डाइजेशन होता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल यानी कि पूरा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वहाँ होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कैसा होता है भैया, एब्जॉर्प्शन इनका साइटोप्लाज्म में आपका डिफ्यूज होता है, जितना भी खाना है वो साइटोप्लाज्म में जाता है। अमीबा
में भी वैसा होता है, पैरामीशियम में भी होता है। हमारा किसके थ्रू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ, ब्लड में। ओके, उसके बाद एसिमिलेशन मतलब यूज करना। भैया अमीबा, पैरामीशियम, ह्यूमन, हर कोई अपना जो खाना है उसको यूज करता है, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन में यूज करता है। लास्टली इजेशन, जो वेस्ट है उसे कैसे बाहर निकालोगे, ह्यूमन साइनस के थ्रू निकालते हैं, अमीबा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू निकालते हैं, और पैरामीशियम आपका साइटोफेज यानी कि एनल पोर के थ्रू निकालते हैं। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर आया होगा। तो अभी हमने न्यूट्रिशन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग हमारी दो प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस एंड डाइजेशन को एक साथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। आपके साइड से कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।